स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। हमने न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन भी बनाया हुआ है। फैक्ट इज़ कि अगर आप एक बार ये पढ़ लोगे तो वो आपको डिस्कशन समझ आ जाएगा। अगर आपने न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के बारे में पहले कहीं पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली उस डिस्कशन को देख के भी अपना डाटा या अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को कंक्लूड आउट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता क्या है और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हम ये दोनों टॉपिक जब सर्च करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम डालते हैं गूगल पे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन डालूं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डालूं। आंसर इज आप क्या पढ़ने जा रहे हो? हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो एग्जैक्टली हम इसको ब्रेकआउट करते हैं, हम इस टर्म को ब्रेकआउट करते हैं। और अगर आप देखो तो वन वर्ड इज न्यूरो, अनदर वर्ड इज मस्कुलर। तो यहाँ से हमारे पास में आएगा न्यूरोनल एक्सॉन टर्मिनल, या जिसे हम लोग न्यूरोनल टर्मिनल भी बोल सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज मस्कुलर पार्ट, यानी कि यहाँ दूसरा कंपोनेंट है हमारा मसल सेल। तो एग्जैक्टली हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एक न्यूरोनल टर्मिनल, आपने हमेशा से न्यूरॉन को ड्रॉ करा है। आई एम क्वाइट पुअर एट ड्रॉइंग दीज थिंग्स, रियली गुड। तो न्यूरॉन में हम फिर ये एक्सॉन बनाते हैं। ये आपकी सेल बॉडी होती है न्यूरॉन की, और ये होता है आपका एक्सॉन। दिस इज योर एक्सॉन, ठीक है। एंड इवेंचुअली एंड में आपके पास में ये होते हैं हमारे न्यूरॉन टर्मिनल। बेसिकली यही वो एरिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोनल टर्मिनल या नर्व टर्मिनल, जो हमारे एडजेसेंट मसल सेल के साथ में इंटरैक्शन रखता है। ये हमारा मसल सेल है, ठीक है, और वो हमारा न्यूरोनल टर्मिनल है। तो अब हम इस रिलेशन को आराम से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करके पढ़ते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन है, एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। थोड़ा इस रीजन को जो हमने एंड में ड्रॉ करा इलैबोरेट करते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो आपका न्यूरोनल टर्मिनल है, दिस इज़ योर न्यूरोनल टर्मिनल। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना न्यूरॉन की, इसे हम लोग न्यूरोनल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर हमें क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये है हमारी, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख देती हूँ, ये है हमारी न्यूरोनल मेम्ब्रेन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें न्यूरोनल मेम्ब्रेन, ऑन दी अदर हैंड अगर हम मसल सेल की बात करें तो हमारा मसल सेल क्या है? ये है हमारे मसल सेल की मेम्ब्रेन। ये ब्लू वाली क्या है? ये हमारे ब्लू वाली मसल सेल की मेम्ब्रेन है। इसे हम लोग मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या फिर मेम्ब्रेन ऑफ योर मसल सेल। मोर ओवर ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन और मसल सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हम एक एक इवेंट को, इन मेम्ब्रेन्स की स्पेशलाइजेशंस को स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहला कंपोनेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारा कोलिन, ठीक है, वो है हमारा कोलिन। एक्चुअली जो भी हम फूड खाते हैं वो जीआईटी में एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से कोलिन सर्कुलेशन में आता है, और जहाँ हमारा ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, सपोज ये मेरा कोलिन इस रीजन में आ गया, ठीक है। कोलिन क्या है? ये कंपोनेंट है न्यूरोट्रांसमीटर का। न्यूरोट्रांसमीटर क्या? यानी कि वो केमिकल मैसेंजर जो हमारे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने क्या ड्रॉ करा? अभी हमने ड्रॉ करा कि ये हमारा न्यूरॉन है और ये मेरी मसल सेल है। ये दोनों एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? ये मार रहे हैं गप्पे। ये क्या कर रहे हैं? ये मार रहे हैं गप्पे, ये मार रहे हैं गॉसिप्स, ये कर रहे हैं चैटिंग, ठीक है। ये तीनों काम कौन कर रहे हैं? ये न्यूरॉन और ये मसल। कैसे कर रहे हैं? ये गप्पे मारना, ये फुसफुसाहट करना, ये सब कैसे पॉसिबल है? ये जिस
केमिकल मैसेंजर के थ्रू काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि वो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन है ना ये बोलता है, और ये जो हमारा मसल सेल है ना ये सुनता है। ठीक है, तो ये बोलता है ना, तो जो हम आवाज़ होती है ना वो आवाज़ होती है न्यूरोट्रांसमीटर। और जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर है वो है हमारा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन आता कहाँ से है। तो एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि किस तरह न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन गप्पे मारता है मसल सेल से, और इन गप्पों की वजह से मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। राइट, तो हम बात करते हैं कोलिन की। जैसा कि मैंने कहा कि कोलिन हम लोग जब खाना खाते हैं तो फूड में एब्जॉर्ब होके सर्कुलेशन में एंटर करता है, और वो कहाँ पहुँच जाता है, जैसे दिस इज़ माय न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, ये है मेरी मसल सेल मेम्ब्रेन, एंड सपोज ये है मेरा कोलिन। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ गया कोलिन। कोलिन यहाँ पर है। अब क्या होता है, ये जो हमारा न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो हमारी प्री साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ होते हैं कुछ कोलिन ट्रांसपोर्टर्स। हमें भी पता है, हमने सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में ये चीज़ पहले ही क्लियर कर ली थी कि किसी भी मॉलिक्यूल का सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होना अलाउड नहीं होता। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लेके जाना होता है तो हमें स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हमने पढ़े थे वो चाहिए होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमारे, यानी कि न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं हमारे कोलिन ट्रांसपोर्टर्स। ये कोलिन ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है कि ये हमारे कोलिन को सेल के अंदर लेके जाएंगे। ये यहाँ डिसाइड हो गया। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हमें चाहिए वो हमें कोलिन नहीं, वो तो हमने एसिटाइल कोलिन बोला था। तो क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? आंसर इज नो। जब हमारा ये कोलिन यहाँ से ट्रेवल करके अंदर जाता है तो हमारी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। देखो, ये आपका न्यूरोनल एंडिंग, ये न्यूरोनल एंडिंग, यहाँ पर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर इन द सेंस सपोज ये आपकी ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एसीटेट या फिर हम कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या करता है, जो कोलिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू हमारे कोलिन आए थे उन कोलिन के साथ में बाइंड करता है, और जब ये बाइंडिंग होती है तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है ना, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की हेल्प से एग्जैक्टली क्या होता है, इस एंजाइम की हेल्प से हमारा एसिटेट जो न्यूरोनल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूरोनल टर्मिनल पे जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसने प्रोड्यूस करा एसिटेट या एसिटाइल कोएंजाइम में एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज की हेल्प से कोलिन के साथ बाइंड करता है और इवेंचुअली बनाता है हमारा एसिटाइल कोलिन। अब बात आती है कि एसिटाइल कोलिन हम रखें तो रखें कहाँ। ठीक है जी, अब हमें समझ आ गया कि कोलिन कहाँ से आ रहा है, एसिटेट कहाँ से आ रहा है। अब हम इन्हें रखें कहाँ। एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपका न्यूरोनल एंडिंग होती है ना, न्यूरोनल टर्मिनल जो होता है, ये इसी न्यूरोनल टर्मिनल में आप देखोगे कि आप वेसिकल्स ड्रॉ करते हो। जब आप वैसे भी जर्नली क्लास में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो आप कहोगे देयर आर सम वेसिकल्स, और इन वेसिकल्स को ये एमी वेसिकल्स नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स हैं। इनके अंदर हम लोग अपना एसिटाइल कोलिन स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इनके अंदर स्टोर होता है। ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि इन वेसिकल्स के पास में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर। मैं आपको इन प्रोटीन्स की सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि ये बेचारे हमारे जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं ये किस काम आते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा बाद में। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होती हैं और ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स ने स्टोर कर रखा है एसिटाइल कोलिन को।
एक और बात जो यहाँ पे कंसीडर करनी है, जो ये हमारा एसिटाइल कोलिन है, आपने देखा कि ये नर्व टर्मिनल के ऊपर ही बना है, यानी कि कोलिन आया, एसीटेट जो या एसिटाइल कोएंजाइम है या फिर एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज, ये पूरा रिएक्शन हमारे न्यूरोनल टर्मिनल के ऊपर ही हुआ। लेकिन ये जो वेसिकल्स होती है ना, ये एग्जैक्टली हमारा, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें और अगर मैं इसको एक छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरह से बनाऊं तो, और अगर मैं इसको बनाऊं न्यूरोनल सेल बॉडी, ठीक है, ये तो मेरा न्यूरॉन टर्मिनल है, लेट मी राइट इट डाउन हेयर, न्यूरॉन टर्मिनल, और ये है मेरा न्यूरोनल सेल बॉडी। तो ये जो हमारी वेसिकल्स है ना यार, ये वेसिकल्स एग्जैक्टली यहाँ पर बनती हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों भैया, ज़रूरी तो बातें करने वाला कंपोनेंट है, ज़रूरत तो एसिटाइल कोलिन की ज़्यादा है, तो ये जो इसको बंद करने वाली वेसिकल्स हैं वो यहाँ क्यों बन रही हैं? वो इसीलिए बन रही हैं क्योंकि यार देखो, जो ये आपका एसिटाइल कोलिन का वेसिकल है, मैंने इस पर बोला ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स किस प्रोसेस से बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। किसकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस से? mRNA की ट्रांसलेशन की प्रोसेस से। mRNA की ट्रांसलेशन होती है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं। उसके पहले mRNA कैसे बनता है? वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बनता है, उससे पहले रेप्लिकेशन। तो ये जितना डीएनए रेलिवेंट प्रोसेसिंग है ये हमारी यहाँ पर होती है। यानी कि अगर हमें किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स डाल के भेजना है तो उस स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग सेल बॉडी से होगी। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास खाली वेसिकल्स आती हैं विद स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, और जो हमारा एसिटाइल कोलिन यहाँ बनता है वो यहाँ इनमें फिल कर दिया जाता है न्यूरोनल टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें और डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स कौन से हैं? ये हैं हमारे साइनेप्टोब्रेविन। इन प्रोटीन्स का नाम है साइनेप्टोब्रेविन्स। अभी हम देखेंगे कि आगे काम क्या करता है। तो अभी तक हमने जो 2-3 चीज़ें न्यूरोनल सेल में कंसीडर करी, वो क्या करी कि यहाँ पर हमारे कोलिन रिसेप्टर्स होंगे जिनसे कोलिन एंटर करता है। कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर आता है जो कोलिन के साथ अटैच होता है, और ये अटैचमेंट एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम कराने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास जो ये एसिटाइल कोलिन बन जाता है, ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। और ये जो आपकी वेसिकल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स न्यूरोनल सेल बॉडी से बनकर आती हैं, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होती हैं। और स्पेशलाइज्ड इसलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। इन मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, प्रोटीन स्पेशली जुड़े हुए होते हैं। जो उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? मल्टीपल प्रोटीन्स आर देयर, लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट आज हम कंसीडर करने वाले हैं वो है साइनेप्टोब्रेविन्स के बारे में। सो एग्जैक्टली अब हमें एसिटाइल कोलिन कहाँ से आया वो समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसमिशन शुरू कैसे होता है। सो ये है मेरा न्यूरोनल टर्मिनल। मैंने बहुत बुरा डायग्राम बनाया। ये है मेरा न्यूरोनल टर्मिनल। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ से हमारी प्रोड्यूस होती है वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। आपने एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट जब होती है तो पहला कौन सा स्टेप होता है? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन की वेव ट्रेवल करते 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 हमारे न्यूरॉन टर्मिनल तक आ जाती है। जब ये न्यूरॉन टर्मिनल तक आ जाती है तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन की वजह से ये हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हमारे ओपन अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाहर से सोडियम, क्योंकि सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, हमने हमेशा याद रखना है कि सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम, सेल्स आर बैग ऑफ पोटेशियम सराउंडेड बाय वाटर या फिर फ्लूइड ऑफ सोडियम। तो सेल के बाहर सोडियम हमेशा ज़्यादा होता है। तो जब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप होते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब जब कोई चीज़ अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करती है, तो ये जो हायर से लोअर की तरफ सोडियम की मूवमेंट होगी। देखो यार, ये जो हमारा नर्व सेल था जब ये रेस्टिंग सिचुएशन में था तो इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो नेगेटिव था। ठीक है, जब इसमें सोडियम एंटर करता है तो ये क्या
क्या होता है, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या इंड्यूस हुआ, यहाँ इंड्यूस हुआ डीपोलराइजेशन। और ये जो मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है ना, ये मेम्ब्रेन एक्चुअली ये यहाँ पर डिपिक्ट करना चाहिए कि ये जो नेगेटिव पोलैरिटी थी ये अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं, सोडियम एंटर करता है, तो नेगेटिव पोलैरिटी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और अगेन देयर इज अ डीपोलराइजेशन वेव। इस डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपके प्रेजेंट होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। आप इसे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ रही थी, जैसे ही वो नर्व टर्मिनल पर पहुंची, उस डीपोलराइजेशन वेव की वजह से सोडियम चैनल्स, कौन से सोडियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए, उन्होंने सोडियम को अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पास करना शुरू कर दिया फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड। कोई भी सेल अपनी रेस्टिंग सिचुएशन में, उस सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिलीवोल्ट के अराउंड होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। मेम्ब्रेन, कोई भी सेल है अगर वो रेस्टिंग सिचुएशन में है तो उसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। और रेस्टिंग स्टेट में तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसी भी सेल का जब वो रेस्टिंग स्टेट में है तो क्या होता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस इनर साइड नेगेटिव एंड आउटर साइड पॉजिटिव होती है। ठीक है, दिस इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो आइडियली यहाँ भी वो था, जब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप हो गए, सोडियम अंदर मूव कर गया, तो जैसे सोडियम अंदर मूव करेगा, पॉजिटिव आयन अंदर मूव कर रहा है, तो ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है अब ये कन्वर्ट होने लगती है पॉजिटिव में। यानी कि अंदर भी क्या हुआ, अंदर भी पोलैरिटी डिस्टर्ब हुई, डीपोलराइज हो गई। इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अंडरगो डीपोलराइजेशन, और इस डीपोलराइजेशन के होने की वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं। जब ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं तो अब कैल्शियम भी सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करने लगता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह सोडियम और कैल्शियम की मूवमेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की मूवमेंट के थ्रू अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमने कैल्शियम की मूवमेंट जो अंदर हमने पढ़ी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई कैल्शियम इज रिक्वायर्ड विद इन द न्यूरोनल सेल। तो एग्जैक्टली क्या है, अब हमें पता लग गया कि कैल्शियम और सोडियम सेल के अंदर आ चुके हैं। हमने बताया था कि न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हमारी वेसिकल्स हैं, जिसने क्या स्टोर कर रखा है, जिसने स्टोर कर रखा है एसिटाइल कोलिन, ये स्पेशलाइज थी। एक्चुअली क्या होता है, जो कैल्शियम हमारा अंदर आता है ना, जो कैल्शियम हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू अंदर आता है, वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम जो होता है, सपोज ये मेरा कैल्शियम है, ये कैल्शियम जाता है और इन वेसिकल्स पर अटैच होता है। और इन वेसिकल्स पर जो प्रोटीन्स होते हैं ना, जिनको हमने क्या नाम दिया था, हमने नाम दिया था साइनेप्टोब्रेविन्स का, बेसिकली ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने का क्या मतलब होता है, ये कैल्शियम इनके साथ में भी अटैच होगा, कैल्शियम इन प्रोटीन्स के साथ में भी अटैच होगा, प्लस ये कैल्शियम क्या करेगा, ये जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिन्हें हम बोलते हैं सिंटैक्सिन्स। ये सिंटैक्सिन के पास भी जाएगा, और ये कैल्शियम जब सिंटैक्सिन के पास जाएगा तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करेगा, दैट यू शुड गो एंड कैच दीज वेसिकल। मतलब जाओगे तो नहीं, कि जो भी तुम्हारे अराउंड वेसिकल आएगी उसको तुम कैच करो और इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करो। कैसे, सपोज मेरा ये मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, लेट मी शो यू अगेन। ये है हमारा न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है मेरी वेसिकल और इसमें है मेरे एसिटाइल कोलिन। लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि एसिटाइल कोलिन को हम इससे डिफाइन कर देते हैं। सपोज ये है मेरा एसिटाइल कोलिन और यहाँ है मेरे प्रोटीन्स, ठीक है, ये है मेरे प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स वेसिकल की मेम्ब्रेन का, जिनका नाम है साइनेप्टोब्रेविन, प्लस ये है मेरे प्रोटीन्स जिनका नाम है सिंटैक्सिन्स। अब हमारा क्या होगा, हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज सेंसिटिव या डीपोलराइजेशन सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स के थ्रू जो कैल्शियम अंदर आया है वो इन प्रोटीन्स के साथ में बाइंड होगा, प्लस इनके साथ में बाइंड होगा। जब ये बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग के बाद में क्या होता है, ये जो हमारी वेसिकल है ये मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज़ हो जाती है। पहले तो ये फ्यूज़ होगी,
ठीक है, पहले तो ये क्या होगी, फ्यूज़ होगी, फिर ये जो मेम्ब्रेन है ना, फ्यूज़ होने के बाद में ये इसका स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि एक टाइम आएगा दिस विल बी अ पार्ट ऑफ इट, इस तरह से, एंड इट इज़ कंटेनिंग योर एसिटाइल कोलिन, और इवेंचुअली फिर ये जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर कर जाएगी और ये जितना एसिटाइल कोलिन है ये रिलीज़ हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। मैंने एक्चुअली ये जो मेरी वेसिकुलर मेम्ब्रेन है इसका कलर चेंज नहीं किया। क्वेश्चन इज़ क्यों? सिर्फ इसीलिए कलर चेंज नहीं करा क्योंकि ये वेसिकल है? नहीं, आंसर इज़ हमने क्या मेंशन करा, ये वेसिकल्स स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन कैरी करती हैं, यानी कि ये वेसिकल्स बनी है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वेसिकुलर मेम्ब्रेन वो बहुत स्पेशलाइज्ड है। और ये कहाँ से बन के आ रहे थे? ये खाली वेसिकल्स हमारे न्यूरोनल सेल बॉडी से बन के आ रहे थे। तो रादर देन गोइंग टू द न्यूरोनल सेल बॉडी अगेन एंड अगेन कि भैया ये वेसिकल यहाँ फ्यूज़ हो गई है, ख़त्म हो गया है और भेजो, इससे बेटर क्या होता है, देर आर प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स, यहाँ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं क्लैथरिन्स, इनका नाम होता है क्लैथरिन्स। क्लैथरिन्स क्या करते हैं कि जब ये वेसिकुलर मेम्ब्रेन एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने के लिए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाती है, तो ये इससे अटैच होते हैं और इसको अंदर की तरफ खींचते हैं कि अब तू वापस आ जा, तेरा जो काम था एसिटाइल कोलिन को रिलीज करने का वो तूने कर दिया है। और इवेंचुअली क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन को इस तरह से, ये खाली वेसिकल को दोबारा से डिटैच कर देते हैं न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन से। सो ये क्लैथरिन्स हेल्प करते हैं कि हमारी जो स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स हैं वो वहाँ पर रहें। ये मैकेनिज्म हमने देखा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन से किस तरह से एसिटाइल कोलिन रिलीज होके आ गया हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। आगे क्या होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जैसे ये मेरा, लेट मी ड्रॉ इट, ये मेरा न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन थी, ये है मेरा मसल सेल मेम्ब्रेन। ये हिस्सा इसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, क्योंकि यहाँ पर ना इस तरह से हमें फ्लैंजेस ड्रॉ करने होते हैं, इस तरह से अप्स एंड डाउन ड्रॉ करना होता है। ये सेगमेंट हमारा मसल सेल का होता है मोटर एंड प्लेट, इसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ये मोटर एंड प्लेट पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये किसको है, यहाँ पर इनके पास में एक डोमेन होता है या एक साइट बोल सकते हो। ये डोमेन होता है एसिटाइल कोलिन के अटैचमेंट के लिए। जब यहाँ से वेसिकल्स ने एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर दिया तो ये हमारी मसल सेल की मेम्ब्रेन है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये पेंटामेरिक होते हैं, मतलब 5 पेप्टाइड चेन्स मिलके बनाती हैं, और ये लाइगेंड बेस्ड होते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन इनका लाइगेंड की तरह काम करता है। जैसे ये एसिटाइल कोलिन नाम का लाइगेंड यहाँ अपनी साइट पर अटैच होता है, ये चैनल्स खुल जाते हैं। फिर ये एसिटाइल कोलिन को पास नहीं करते, ये कौन से स्ट्रक्चर को पास करते हैं, ये पास करते हैं सोडियम आयन को। यानी कि जब एसिटाइल कोलिन की इन रिसेप्टर्स पर अटैचमेंट होती है, ये मेरा एसिटाइल कोलिन है रेड कलर में, इन रिसेप्टर्स पर जब अटैचमेंट होगी तो मूवमेंट होगी सोडियम आयन की। सोडियम आयन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से मूव करेगा मसल सेल के बीच में। यहाँ पर आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स नहीं खुले हैं, यहाँ पर आपके लाइगेंड ऑपरेटेड वो सोडियम चैनल्स खुले हैं। इसीलिए जो पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ क्रिएट होगा उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट पोटेंशियल, या फिर सिर्फ एंड प्लेट पोटेंशियल। लेकिन यहाँ हम इसको एक्शन पोटेंशियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये लाइगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स ने सोडियम की एंट्री अलाउ करी है। अगर यहाँ पे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते तो हम एक्शन पोटेंशियल बोलते, लेकिन ये एंट्री जो सोडियम की हुई है ये लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स के थ्रू हुई है। सो अब सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करने लगता है। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले से ज़रा सा ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ से मेरी मूवमेंट हुई सोडियम आयन की। क्यों हुई? क्योंकि ये जो चैनल्स थे इन्होंने अलाउ करा एसिटाइल कोलिन को जुड़ने के लिए।
यार पता क्या है, सोडियम साइनेप्टिक क्लेफ्ट से मसल सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा, लेकिन अब क्या है, पोटेशियम बाहर मूव नहीं करेगा, ज़्यादा मूवमेंट पोटेशियम की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी पोटेशियम की ज़्यादा मूवमेंट बाहर? क्योंकि जो हमारा पोटेशियम आयन है वो कोशिश करेगा, देखो जब सोडियम अंदर आएगा ना तो सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ मूव करने पड़ेगा, और आइडियली किसी भी सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम आयन के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बराबर होता है। क्वेश्चन कम्स, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है? यार ये कॉन्सेप्ट हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू चाहिए तो मैं आपको बता सकती हूँ। हम छोटा सा इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्या होता है। सपोज ये मेरा सेल है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का काम क्या होता है कि 3 सोडियम आयन को ये बाहर फेंकता है और 2 सोडियम आयन को ये 2 पोटेशियम आयन को ये सेल के अंदर भेजता है। एग्जैक्टली क्या होता है, ये एटीपी यूज़ करता है, इसके पास में अपना एटीपी डोमेन होता है, ठीक है ना, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। हमने ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप में पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप पढ़ोगे, लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी। सो 3 सोडियम आयंस को वो बाहर भेज रहा है और 2 पोटेशियम आयन को वो अंदर भेज रहा है। तो इक्विवेलेंटली क्या होता है, हल्का सा ना अंदर, भैया 3 भेज के 2 ला रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी अंदर बढ़ जाती है। लेकिन ये जो मूवमेंट है ना आयंस की, ये सिर्फ -5 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रीब्यूट कर पाता है। सेल मेम्ब्रेन के लिए पोटेशियम आयन बहुत ज़रूरी है, सारे आयन ज़रूरी हैं, लेकिन ये देखो कितने बड़े नवाब होते हैं पोटेशियम आयन। कोई भी आयन जल्दी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव नहीं कर सकता, लेकिन पोटेशियम आयन इतना बड़ा नवाब है कि भैया उसके लिए लीकी चैनल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के पास, ये होते हैं हमारे लीकी पोटेशियम चैनल्स। और ये जो हमारे लीकी पोटेशियम चैनल्स है ना, ये लीकी पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम को कहते हैं भैया तेरी मर्जी है, तू इधर से इधर जा, इधर से इधर जा, तेरी मर्जी है, तुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम देखता है कि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अंदर तो बतेरा पॉजिटिव है, एक काम करते हैं बाहर की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि बाहर पोटेशियम की कंसनट्रेशन कम होती है। तो जो हमारा पोटेशियम आयन होता है वो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ मूव करता है। अब एक टाइम तक तो ये मूवमेंट की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ से मूव करता है, लेकिन जैसे ज़्यादा पोटेशियम बाहर जा रहा है तो अंदर जो -5 मिलीवोल्ट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये मूवमेंट कर रहा था, शुरू में जब वो मूवमेंट कर रहा था तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पोटेशियम को होल्ड कर सकती थी कि तू सेल के अंदर रहे, वो वीक थी। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं पोटेशियम के लिए, यानी कि ना वो नेगेटिविटी के रेफरेंस में मूव कर पाता है कि अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मुझे वो अंदर खींच के रख रही है, लाइक ज़्यादा धीरे धीरे -5 मिलीवोल्ट नेगेटिव होता चला जाता है। और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो दोनों के दोनों का इक्वल फोर्स लग रहा होता है पोटेशियम के ऊपर, तो पोटेशियम आयन की नेट मूवमेंट बंद हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारे ये लीकी पोटेशियम चैनल्स तो खुले हुए हैं, लेकिन लीकी पोटेशियम चैनल्स के खुले होने के बाद भी ना ही तो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट ना ही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी इन्फ्लुएंस के अलॉन्ग ये मूव नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों ग्रेडियंट इक्वल पावर रख रहे हैं पोटेशियम आयन के ऊपर। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम आयन, और इट इज फाउंड दैट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल ऑफ पोटेशियम आयन इज इक्वल टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ कहाँ काम आया, ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ इसीलिए काम आएगा क्योंकि जो हमारा ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो हमारी ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो हमारे ये चैनल्स थे, लाइगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स थे, इसमें सोडियम तो अंदर आएगा लेकिन पोटेशियम का आयन मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पोटेशियम कोशिश करेगा सेल की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने की। सोडियम अंदर आ रहा है। अब क्या होगा, ये जो सोडियम आयन होगा, ये सोडियम आयन जब इस एरिया से इस एरिया की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पर क्या है, ये डीपोलराइजेशन, जब ये क्या कैरी कर रहा है, ये पॉजिटिव आयन कैरी कर रहा है, तो ये एक्चुअली कैरी कर रहा है डीपोलराइजेशन वेव। और अब ये इस मेम्ब्रेन की एरिया में जब डीपोलराइजेशन वेव जाएगी तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन वेव की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप होंगे। यहाँ कौन से चैनल ओपन अप होंगे, यहाँ ओपन अप होंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। देखो यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स ओपन अप हुए थे ना, वो लाइगेंड ऑपरेटेड थे, मतलब एसिटाइल कोलिन आकर अटैच हुआ, एसिटाइल कोलिन की अटैचमेंट की वजह से चैनल एक्टिवेट हुआ और सोडियम आयन की मूवमेंट शुरू हुई। लेकिन जब ये सोडियम आयन
सेल के अंदर बढ़ जाते हैं, लाइक इन जब भी अंदर आते जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये जब आयन इस एरिया में मूव करता है तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो इधर मूव करने के साथ साथ कैरी कर रहा है डीपोलराइजेशन वेव। और वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो होती है उसकी वजह से हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, और जैसे हमारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलते हैं फिर यहाँ पर जनरेट होता है, इसके बाद के एरिया में जनरेट होगा सारा का सारा एक्शन पोटेंशियल। और यहाँ से क्या, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा क्या होगा, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस। दीज आर योर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शंस। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इज। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, आप उस डायग्राम से रिलेट करना जो भी हमने डाटा देखा है। दिस इज एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है, ये आपको दिख रहा है, ये है आपके नर्व न्यूरोनल टर्मिनल, न्यूरॉन के टर्मिनल, और ये है आपका मसल सेल। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें तो ये न्यूरॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है ना, ये एक्सॉन आया, ये न्यूरॉन टर्मिनल, ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वेसिकल्स, एंड दीज वेसिकल्स किससे भरी होती हैं, ये भरी होती हैं एसिटाइल कोलिन से। न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो ब्लू लेयर है ये है हमारी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। चलो इसके थ्रू डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा एलेबोरेटेड डायग्राम है। ये देखो, ये आपका न्यूरॉन टर्मिनल, ये कैल्शियम चैनल्स, बेसिकली क्या हो रहा था, ऊपर से आ रही थी हमारी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो न्यूरोनल सेल बॉडी से आ रही थी। न्यूरोनल सेल बॉडी से जो हमारी वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आ रही थी उसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन अप होते हैं। सोडियम इनफ्लक्स की वजह से डीपोलराइजेशन होती है मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विल ओपन अप। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये आपकी साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड वेसिकल्स होती हैं, और ये न्यूरोनल सेल बॉडी में बनती हैं। क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्पेशलाइज्ड क्यों होती हैं, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्हें यहाँ बाइंड करने के लिए। जो प्रोटीन्स इन वेसिकल के पास होते हैं, इन वेसिकल्स के पास होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं साइनेप्टोब्रेविन्स, और जो इस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सिंटैक्सिन्स। जब इस वेसिकुलर मेम्ब्रेन पर साइनेप्टोब्रेविन्स और यहाँ जो सिंटैक्सिन्स हैं ये कैल्शियम से अटैच होते हैं, जब कैल्शियम इन पर आकर अटैच होता है तो ये एक्टिवेट होते हैं, और फिर ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करके साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका जो कंटेंट है एसिटाइल कोलिन उसको रिलीज करता है। ये है हमारे चैनल्स, ये हमारे पेंटामेरिक चैनल्स है। पेंटामेरिक चैनल्स एक्चुअली ऐसे दिखते नहीं है, ये इन्होंने सिंपली रिसेप्टर्स दिखाए हैं। जो रिसेप्टर्स हमारे ये प्रेजेंट है ये कैसे हैं, ये लाइगेंड ऑपरेटेड है। लाइगेंड ऑपरेटेड क्यों है, क्योंकि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन इनके साथ जाके अटैच होगा। इन पर जब अटैचमेंट होती है तो एसिटाइल कोलिन अंदर नहीं मूव करता, मूवमेंट होती है सोडियम आयन की। इतने रीजन में जहाँ पर जो न्यूरोमस्कुलर रीजन है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जोन है, वहाँ पर जो भी रीजन है मसल सेल का उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है सोडियम आयन की मूवमेंट की वजह से उसे हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल। उसके बाद में यहाँ पर जो भी सोडियम अंदर आएगा वो जब दूसरे रीजन में जाएगा, एडजेसेंट एरिया में जाएगा, तो उसकी मूवमेंट की वजह से, कैटायंस की मूवमेंट की वजह से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन या फिर करंट ऑफ डीपोलराइजेशन कैरी करता है इस रीजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल ओपन अप, एंड व्हेन दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स विल ओपन अप, तो हम इन रीजन्स के आगे बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से इवेंचुअली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हुई। एसिटाइल माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया वाज कैरिंग आउट एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में कोलिन, जो कोलिन ट्रांसपोर्टर्स हमारे यहाँ होते हैं उन कोलिन ट्रांसपोर्टर्स का काम था कोलिन को अंदर भेजना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा था, एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम से बेसिकली एसीटेट कोएंजाइम में और एसिटाइल कोएंजाइम में या एसीटेट फ्यूज करते हैं कोलिन के साथ में और बनाते हैं एसिटाइल कोलिन, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो इन वेसिकल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। सो दिस वॉज इन ब्रीफ अबाउट न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब हम इसके साथ में डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही कॉमन से ड्रग्स
और कुछ रेलेवेंट क्लिनिक्स जो हमें एक्चुअली डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, और बहुत ही चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल चलो हम थोड़ा सा डिस्कशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में देखें, माइस्थीनिया ग्रेविस बेसिकली हम डिटेल व्यू में भी पढ़ने वाले हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज़ है ना हमारे बॉडी में, क्या होता है, एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं किसके अगेंस्ट, इन चैनल्स के अगेंस्ट। अब क्या हो रहा है, सारा मैकेनिज्म प्रॉपर है, लेकिन यार ये चैनल्स जो है ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इन चैनल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है, क्योंकि इन चैनल्स का काम ही नहीं हो रहा। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम है जो इन्हीं चीज़ों से एसोसिएट करता है। लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में हमारे पास में ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं। सो जो भी इससे रेलेवेंट है, जो थोड़ा बहुत इससे रेलेवेंट है, वो हमने अपने डिस्कशन में ऐड करा है। आप चाहो तो डिस्कशन के एंड पार्ट में हमने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। मोर ओवर इफ़ यू रियली वांट तो हम लोग मायस्थीनिया ग्रेविस, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, बॉट्यूलो एंड मल्टीपल थिंग्स आर देयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन था। सो वी आर एंडिंग अप आवर लेक्चर टिल हियर। थैंक यू।